एक बहन के पास एक भाई की खबर आती है। बताया जाता है कि उसके भाई को उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो बुजुर्ग है और वह कुछ कर धर नहीं सकता, तो इसी वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही है। उसकी बहन उसके यहाँ पर आए और आने के बाद इन बच्चों को समझा दे, क्योंकि बच्चे अक्सर उसकी बहन की बात मान लिया करते थे। इसके बाद वो बहन उसके घर जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन तभी उस बहन का जो लड़का होता है वह एकदम से उसे रोकने लगता है और कहता है कि माँ, आप कब तक वहाँ पर जाकर उन्हें समझाओगी? वो लोग मानते ही नहीं हैं, और वैसे भी कौन से हमारे सगे मामा हैं, मुँह बोले ही तो हैं, तो आप वहाँ पर क्यों जा रही हो? इस बात को सुनकर बहन को एकदम से जोरदार गुस्सा आ जाता है और वह अपने बेटे के मुंह पर एक जोरदार चाटा लगा देती है और चाटा लगाकर उसे एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद उसका बेटा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से सीधा अपनी मां को लेकर उस घर में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह बेटा, जो अब तक ये कह रहा था कि ये हमारे सगे मामा थोड़ी ना है, वो उनके बेटों से कहने लगता है कि देखो, अगर तुम रख सकते हो तो ठीक है, वरना मामा को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं और अपने साथ ही रख लूंगा। कौन था वह मामा और किस वजह से वो उनका सगा मामा नहीं था, फिर भी यह महिला उसके लिए अपने बेटे पर हाथ उठा रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक सुनीता नाम की लड़की रहा करती है। सुनीता, जिसको एक मुकेश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वह इनके बारे में जब ये बात जानते हैं तो इनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और इसके बाद ये दोनों बिहार से भागकर सीधा मुंबई आ जाते हैं और मुंबई के अंदर रहकर एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों ने शादी भी कर ली थी और शादी करने के बाद इन्होंने फैसला किया था कि आगे का जीवन यहीं पर बिताएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यही सोचकर ये लोग यहाँ पर किराए का घर लेकर उसमें रहने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो मुकेश होता है वह मेहनत मजदूरी करने लगता है और मजदूरी करके सुनीता का पेट पालने लगता है। तभी एक दिन सुनीता मुकेश को खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। इस बात को सुनकर मुकेश बेहद ही खुश हो जाता है और इसके बाद जो मुकेश होता है वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगता है ताकि उसकी पत्नी की डिलीवरी में पैसे काम आ सकें और कोई भी दिक्कत कैसी भी ना हो। यही सोचकर जो मुकेश होता है दिन रात एक करके मेहनत करता है और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी की डिलीवरी करानी है और अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना है। धीरे धीरे डिलीवरी का समय आ जाता है। मुकेश ने अच्छी तरह से सुनीता का ख्याल रखा था और जब डिलीवरी होती है तो मुकेश को पता चलता है कि उसको लड़का हुआ है। इस बात को सुनकर वह बड़ा ही खुश हो जाता है और खुशी के कारण मुकेश आज यहाँ पर शराब पी लेता है, क्योंकि अक्सर जब कभी उसे खुशी हुआ करती या गम हुआ करती तो वह शराब पी लिया करता और शराब के ही कारण जब वह वहां से वापस लौट रहा था जहां पर उसने बैठकर शराब पी थी, तो तभी अचानक से उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद माँ बेटे अकेले रह गए थे। सुनीता को जब ये बात पता चलती है तो वो एकदम से पागल सी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो नर्स होती है वो उसको संभलने के लिए कहती है, क्योंकि उसको अभी अभी बच्चा हुआ है और ये सब बातें उसके बच्चे की सेहत के लिए और उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद सुनीता जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और उस बच्चे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। लेकिन जब पति नहीं होता है तो उसके बाद सुनीता का जीना दूभर हो जाता है। जहां पर जिस घर के अंदर वो रहा करती थी वो मकान मालिक भी किराए के लिए उसे बार बार परेशान करने लगता है। ऊपर से गोद में बच्चा है जिसकी उम्र फिलहाल 6 महीने हुई है। 6 महीने तक तो वो जैसे तैसे करके अपना समय बिता लेती है, क्योंकि उससे पहले मुकेश ने पैसे कमाकर कुछ गहने भी बनवाए थे सुनीता के लिए और साथ में कुछ पैसे एक्स्ट्रा वो घर पर भी रख कर गया था, क्योंकि उसका प्लान था कि जब उसका बच्चा हो जाएगा तो उसकी पत्नी की देखभाल के लिए उसे घर रहना पड़ेगा, तो इसी वजह से उसने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके बाद जो सुनीता होती है वह मकान मालिक को किराया नहीं दे पाती है और इसी वजह से जो मकान मालिक होता है उसे परेशान करने लगता है। लेकिन उसके साथ साथ में सुनीता के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था और इसी वजह से अब वह काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। बच्चों को तो वो अपना दूध पिला दिया करती, लेकिन धीरे धीरे जब माँ को खाने के लिए नहीं मिलता है तो उसके बाद माँ का भी दूध सूख जाता है और अब बच्चा भूखा मरने लगा है। जब बच्चा भूखा मरने लगता है तो सुनीता से बच्चे की भूख नहीं देखी जाती। अपनी भूख को तो वो जैसे तैसे करके सहन कर रही थी, लेकिन जब बच्चा भूख से बिलबिलाने लगता है तो सुनीता बच्चे को अपनी गोद में लेकर पटे हाल हालत में
में वहां की पासी की एक डेयरी पर पहुंच जाती है, जहां पर सुबह सुबह लोगों ने दूध के लिए लाइन लगा रखी थी। वह इस उम्मीद में गई थी कि दूध वाले से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा बच्चा छोटा है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकती, तो आप मुझे दूध दे दीजिए। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं काम करूंगी और काम करके आपके पैसे लौटा दूंगी। धीरे धीरे लाइन आगे की तरफ बढ़ती है और सुनीता का नंबर आ जाता है। सुनीता हिचकते हुए दूध वाले से कहने लगती है कि भाई साहब, मेरा बच्चा काफी भूखा है और आप इसके लिए कुछ दूध दे दीजिए। पैसे मैं आपको जब दे दूंगी जब मैं अच्छे से कमाने लगूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पति की मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर जो दूध वाला होता है वह एकदम से बड़ी गहरी निगाहों से सुनीता की तरफ देखने लगता है और उसे धमकाते हुए वहां से भगाने लगता है। सुनीता दोबारा से उस दूध वाले से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि भैया, बच्चे का सवाल है, बच्चा 2 दिन से भूखा है, इस बच्चे के लिए आप मुझे दूध दे दीजिए। लेकिन दुकानदार उससे कह देता है कि चली जाओ यहाँ से, यहाँ पर मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, तुम जैसे लोगों के लिए बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उन्हें पालने का दम नहीं है, तो क्यों बच्चे पैदा किए थे। ऐसा कहकर वह उसे धमका देता है और इस बात को सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए थे और वह अपने मासूम बच्चे को लेकर वहां से वापस लौटने लगती है। अब तभी वहां पर उसी लाइन के अंदर एक रणवीर सिंह नाम का व्यक्ति लगा हुआ था और उससे यह सब कुछ देखा नहीं जाता है, क्योंकि उस मां के चेहरे पर बेबसी साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसे पता था कि यह महिला बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। इसी वजह से वह अपनी लाइन तोड़ता है और सीधा काउंटर पर जाकर एक 100 का नोट रखता है और कहता है कि ये लो पैसे, पैसों से तुम्हारा घर चलेगा ना, ये पैसे लो और इस बच्चे के लिए दूध दे दो। यह सब कुछ सुनकर सुनीता भी पीछे मुड़कर उधर ही देखने लगती है और सभी लोग जो वहां पर खड़े हुए थे वह भी रणवीर सिंह की तरफ देखने लगे थे। रणवीर सिंह को दुकानदार दूध दे देता है और उस दूध को लेकर वह सीधा सुनीता के पास आता है और कहने लगता है कि बहन, ये लो दूध, कोई भी दिक्कत नहीं है और आराम से अपने बच्चे को दूध पिलाओ। इस दुनिया के अंदर सभी तरह के लोग हैं, कोई बात नहीं, वो बेकार है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें कभी अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए इस तरह से, तो तुम मुझे बता देना और मैं तुम्हें दूध दिला दूंगा। इसके बाद सुनीता, जिसकी आंखों में आंसू और भी तेज आ गए थे, वह एकदम से अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रणवीर के पैर छूने लगती है, लेकिन तभी रणवीर उसे हटाता, कहता है कि बहन, ये क्या कर रही हो, मुझे पाप लगाओगी क्या, ऐसा नहीं किया करते और बच्चे को दूध पिलाओ, कोई बात नहीं है। तो सुनीता कहने लगती है कि भाई साहब, पिला तो मैं दूंगी, लेकिन यहाँ पर इस बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं, क्योंकि इस दूध को गर्म होना चाहिए एक बार, तो गर्म होने के बाद ही मैं पिला सकती हूँ। सतबीर उसकी समस्या को समझ जाता है और उसके बाद पासी की एक चाय की दुकान पर जाता है और वहां पर उस दूध को उबलवा देता है और उबलवाने के बाद उसे दोबारा से सुनीता को दे देता है। सुनीता ठंडा करने के बाद उस दूध को बोतल में डालती है और उस बच्चे को पिलाने लगती है। बच्चा दूध पीते ही एकदम से शांत हो गया था। अब तक वह काफी जोर जोर से रोए जा रहा था और इस बात को देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की आंखें भर आई थी और वो लोग सोचने लगे कि बताओ, बच्चा भूख से इतना व्याकुल हो गया था। और वहीं पर जो रणवीर सिंह होते हैं वह भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गए थे। इसके बाद जब बच्चा दूध पी लेता है तो सुनीता उनका धन्यवाद करने लगती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जो रणवीर होता है वह पूछने लगता है कि बहन, ये बताओ कि इस बच्चे का पिता कहां है, क्योंकि काफी देर से मैं इसी बारे में सोच रहा था। तो उसके बाद सुनीता यहां पर रणवीर को अपनी पूरी कहानी बताती है कि भैया, इस तरह से हम लोग बिहार से आए थे, लेकिन ना जाने किसको हमारे हंसते खेलते परिवार की नजर लग गई। जिस दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ था उसी दिन मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पालने की कोशिश करती हूँ, कई घरों में काम भी ढूंढती हूँ, लेकिन कोई भी बच्चे के साथ मुझे काम पर नहीं रखता है और अगर मुझे कहीं को काम मिल जाए तो कम से कम ये बच्चा तो बड़ा हो जाएगा। इस बात को सुनकर रणवीर को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एक माँ काफी ज्यादा संघर्ष कर रही थी अपने बच्चे को पालने के लिए और ये दुनिया वाले उसे बच्चा पालने नहीं दे रहे थे। इसके बाद जो रणवीर होता है वो कहने लगता है कि बहन देखो, ज्यादा बड़ा राजमहल तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन है तो तुम मेरे साथ चलो और जब तक ये बच्चा ऐसा ना हो जाए कि इसके साथ तुम आराम से काम कर सको तब तक तुम वहां पर रह लेना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुनीता एक बार तो मना करती है, लेकिन रणवीर कह देता है कि बहन, इंसान ही इंसान के काम आया करता है और जब मैंने तुम्हें बहन बोल ही दिया है तो भाई का फर्ज भी निभाने दो ना। ऐसा कहकर रणवीर उसे अपने साथ ले जाता है और वहां से अपने छोटे से घर में रखने लगता है, जिसके अंदर 3 कमरे हैं, छोटा सा बरामदा है और बरामदे के अंदर ही एक ओपन किचन है। वो रणवीर का खुद का घर है और उसके अंदर वह अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता है। रणवीर की पत्नी जैसी सुनीता की पूरी कहानी सुनती है तो वह भी उसे अच्छी तरह से अपने गले से लगाती है और कहती है कि बहन कोई बात नहीं, जब मेरे पति आपको ले ही आए हैं तो यहाँ पर आराम से रहो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद सुनीता वहां पर रहने लगती है और अपने किराए के घर से पूरे सामान को यहाँ पर ले आई थी। बच्चे को यहाँ पर रहकर पालने लगती है और धीरे धीरे जैसे ही बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो उसके बाद जो सुनीता होती है वह अपने भाई से कहने लगती है कि भाई, अब तक आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, अब इसके बाद
बाद मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अब अपने बच्चे को पाल पोस सकती हूँ मेहनत करके, क्योंकि अब तो ये आराम से रुक जाएगा और मुझे काम भी कर लेने देगा। इसके बाद रणवीर पहले तो उससे मना करता है, लेकिन सुनीता कहने लगती है कि कोई बात नहीं भाई, अब तक आपने बहुत सारा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो रणवीर होता है वहां से उसे एक जगह पर शिफ्ट करा देता है जिस मकान का किराया काफी कम था और यहाँ पर वह अपने मकान के किराए को आराम से भर सकती थी। फिर भी रणवीर ने कह दिया था कि बहन, कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेशक से तुम बता देना, क्योंकि यहाँ पर तेरा एक भाई भी है, अगर तेरा कोई भी नहीं है दुनिया में तो मैं तो हूं ना, मुझे बता दिया करना। इसके बाद सुनीता वहां पर रहकर अपने बच्चे को पालने लगती है, परंतु यहाँ पर जो रणवीर होता है और उसकी पत्नी होती है बार बार सुनीता के पास आया करते और उसके लिए ढेर सारा सामान ले आया करते, जिस सामान से उसका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। और साथ में सुनीता भी अच्छी खासी मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सुनीता का लड़का होता है वह बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के साथ साथ ही वह अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। इधर जो रणवीर होता है वह बुजुर्ग होने लगा था, क्योंकि जब वह सुनीता से मिला था तो उसकी उम्र लगभग 45 साल थी और यहाँ पर फिलहाल उसकी उम्र लगभग 65 साल हो गई है। और अब तक रणवीर की पत्नी की तो मौत हो चुकी थी, उसके बच्चों की शादी हो चुकी थी और बच्चे अपनी पत्नियों के कहे में चलकर अपने पिता को कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए नाराज कर दिया करते हैं। लेकिन पिता बुजुर्ग हो चला है, उसकी उम्र 65 साल हो गई है, तो वह उनसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता है। और जब भी उसे कोई बात बुरी लगा करती तो वह सीधा अपनी बहन को बुला लिया करता और उसके थ्रू उस बात को कहलवा दिया करता। इसी तरह से समय बीत रहा था और यहाँ पर जो सुनीता होती है वह भी बार बार वहां पर आया करती और बच्चे उसका कहा मान लिया करते हैं। इधर जो सुनीता का बेटा होता है वह भी अब बड़ा हो गया है और बड़ा होने के साथ साथ वह नौकरी लग चुका है। बच्चा नौकरी लगता है, नौकरी लगने के बाद उसने अपनी माँ का काम करना बिल्कुल से छुड़ा दिया था और उसे घर के अंदर अच्छी तरह से रखने लगा था। तभी एक दिन अचानक से जो सुनीता का भाई होता है रणवीर, उसके यहाँ से उसके लिए एक संदेश आता है और उसे बताया जाता है कि रणवीर ने आपको याद किया है, उसके बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं और उसने कहा है कि वो आ जाएगी और आकर बच्चों को समझा जाएगी। इस बार यहाँ पर जो सुनीता का बेटा होता है जिसका नाम रोहन होता है वह एकदम से इस बात पर चिल्ला उठता है और कहने लगता है कि माँ, ये क्या आपने बार बार का ड्रामा लगा रखा है। मामा को जब भी कोई दिक्कत हुआ करती है तो वो आपको बुलाया करता है और आप उनके कहे अनुसार वहां पर चली जाया करती हो। आपने कौन सा उनका ठेका ले रखा है, और वैसे भी कौन से वो हमारे सगे मामा हैं, वो वैसे भी हमारे सौतेले मामा ही तो हैं। अब इस बात को सुनकर सुनीता को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह एक जोरदार चांटा अपने बेटे को लगा देती है। इसके बाद बेटा कहने लगता है कि माँ, तुमने मुझे चांटा क्यों मारा? तो माँ बताती है कि बेटा, जिसे तुम सगा नहीं समझ रहे वो हमारा सगे से भी ज्यादा है, क्योंकि उसने जीवन में एक ऐसा काम किया है जो शायद कोई अपना सगा भी नहीं करता और उसी की वजह से आज तुम जिंदा हो। इसके बाद जो रोहन होता है वह पूछने लगता है कि माँ उसने क्या किया है, तो उसके बाद माँ पूरी कहानी उसे बता देती है और जैसे ये पूरी कहानी रोहन के समझ में आती है तो उसे भी पता चल जाता है कि माँ क्यों अपने भाई को इतना माना करती है। उसके बाद जो रोहन होता है वह अपनी माँ से इस व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि माँ चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं खुद जाकर अब अपने भाइयों को बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना अब मामा को हम अपने साथ ले आएंगे और यहीं पर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जब हमारा इतनी केयर की थी तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। इसके बाद रोहन और उसकी माँ दोनों के दोनों वहां से उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर मामा रहा करता है। और यहां पर जाने के बाद माँ पहले रणवीर के लड़कों को समझाने लगती है, लेकिन वो कुछ बात मानने के मूड में नहीं थे और अपना सर नीचे की तरफ करके चुपचाप उन बातों को सुन रहे थे। रोहन ये बात भाप जाता है और भापने के बाद कह देता है कि देखो भाइयों, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मामा को मैं अपने साथ ले आऊंगा और अपने साथ ही रख लूंगा, क्योंकि अगर तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपने आप उनकी देखभाल कर लूंगा। इस बात को सुनकर जो मामा के लड़के होते हैं वह कुछ भी नहीं कहते हैं और रोहन समझ जाता है कि ये सच में ही इससे दुखी हो गए हैं और अब इन्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसके बाद रोहन अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मामा को हमारे साथ चलना होगा और वो वहीं पर हमारे साथ रहेंगे। रणवीर मना भी करता है, लेकिन जो भांजा होता है वो कह देता है कि नहीं मामा, अब हमारी बारी है और हम आपको अपने साथ जरूर से रखेंगे। ऐसा कहकर वो अपनी माँ से मामा का सामान पैक करने के लिए कहता है और खुद वहां से एक ऑटो करने के लिए चला जाता है, जिस ऑटो में बैठकर बुजुर्ग मामा को अपने घर ले जाना चाहता था। इसके बाद जो रोहन होता है वह अपने मामा को वहां से अपने साथ जबरदस्ती लेता है और लेने के बाद अपने घर ले जाकर उसकी सेवा करने लगता है और माँ से कहता है कि माँ, इनका अच्छे से देखरेख करो और कोई भी कैसी भी परेशानी ना आनी चाहिए। इधर जब भांजे को सेवा करता हुआ मामा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर मैं वो काम नहीं करता तो शायद आज मेरा जीवन बहुत ही दूभर हो जाता। इसके बाद रणवीर सिंह के जो बच्चे होते हैं वह अपने वहां पर रहने लगते हैं आराम से, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी उन्हें तानों के मारे जीने नहीं देते हैं। उनकी महिलाएं यानी कि रणवीर सिंह के बच्चों की जो बहुएं होती हैं वह इधर उधर अड़ोस पड़ोस में
बैठा करती हैं तो महिलाएं उनसे कह दिया करती हैं कि तुम लोग कैसे हो, पिता की प्रॉपर्टी पर तो अधिकार जमा लिया लेकिन बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी जरूरी नहीं समझी। ये बिल्कुल से गलत बात है। इसके बाद जो बहुएं होती हैं वह अपनी गलती को महसूस करने लगती हैं और अपने पतियों से कहती हैं कि कैसे भी करके पिताजी को ले आओ, लोग हमें जीने नहीं देंगे और ऐसी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। इसके बाद जो पति होते हैं वह अपनी पत्नियों के कहने पर सीधा वहां पर चले जाते हैं और अपने पिता को अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पिता साफ साफ मना कर देता है और वहीं पर जो रोहन होता है वह भी उनसे मना कर देता है, कहता है कि भाई कोई बात नहीं, अब तक मामा जी आपके पास रहे थे लेकिन अब कुछ दिन मुझे उनकी देखभाल कर लेने दो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन रणवीर सिंह के जो बच्चे होते हैं वो कह देते हैं कि भाई ऐसी बात है, यहाँ पर हमारे अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं और इन बातों को सुन सुनकर हमें भी ये बात रियलाइज हुई है कि हमने बहुत गलत किया है और पिता की देखभाल तो हमें ही करनी चाहिए। आखिरी बार हमें मौका दे दो और इसके बाद बुआ के पास कोई भी शिकायत नहीं आएगी और हम लोग अच्छी तरह से मामा की देखभाल करेंगे और आप लोग भी बीच बीच में आकर मामा को देखते रहना। इस बात को सुनकर जो रणवीर होता है वह भी थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि ठीक है बेटा, ये आखिरी मौका है लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। इस बात को सुनने के बाद रणवीर के लड़के बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है पापा, आप चलो हमारे साथ। वो रणवीर को अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर अच्छे से उनकी देखभाल करने लगते हैं। बहुएं अच्छी तरह से उनका कहा माना करती और बिल्कुल भी पलट कर जवाब नहीं दिया करती हैं और ना ही बेटे कभी ऐसा किया करते हैं जैसा कि वो पहले किया करते थे। बीच बीच में रोहन और उसकी माँ भी उसे देखने के लिए आते रहा करते हैं और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए डेयरी वाले से रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।